हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और MPSC 001 के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप मेरी इसी वीडियो का एक पिन्ड कमेंट आप चेक कर सकते हो और वहाँ पे आपको MPSC 001 की फुल बुक की समरी मिल जाएगी, जिसको आप फटाफट से देख के जो भी आपके पूरे सिलेबस में है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आफ्टर दैट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को देखना है। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करने का ना एक तरीका होता है। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे सिलेबस में क्या है तो हम कैसे तैयारी करेंगे। तो इसी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले मोटा मोटा ये जान लो कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अपनी वीडियो में करवा रखे हैं। एंड देन फिर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखो। ये अभी पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। ये तीनों पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आएगी मेरी लाइव क्लास इसी सब्जेक्ट की, जिसके लिए आप हमारे लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने MPSC के नोट्स या गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है तो आप उसे परचेज करने के लिए मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको जितने भी अराउंड 10 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विद आंसर्स मिल जाते हैं और वहां से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। सो यू हैव टू जस्ट व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है वो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो ऑब्वियसली गाइज ये हमें पता है कि पर्यावरण को संरक्षित करना ही हमारे अस्तित्व की कुंजी है। तो हम बताएंगे, एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, यस आई एम एग्री, यस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज वाइडली कंसिडर्ड असेंशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। धरती पे जो लाइफ है वो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम पे डिपेंड करती है, हम सभी इस बात को जानते हैं। तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है? एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करना। तो अब यहाँ पे इसके फेवर में आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स दोगे, जैसे कि जो आपका पर्यावरण है वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अब पर्यावरण क्या करता है कि धरती पे जितना भी जीवन है उस जीवन को क्या करता है? समर्थन प्रदान करता है, मतलब उसको सपोर्ट करता है। एनवायरमेंट, एयर, वाटर, फूड और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो हमें एनवायरमेंट से ही मिलते हैं। और आज के समय में हम क्या देखते हैं कि कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है, धरती पे कितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जब वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने फॉरेस्ट को और जो भी हमारे पर्यावरण के इकोसिस्टम्स हैं हम उन्हें क्या करें? प्रोटेक्ट करें, है ना? इम्पॉर्टेंट है। एंड हमारे हेल्थ एंड वेलबींग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। एक क्लीन एनवायरनमेंट जब होता है तो हमें बीमारियां नहीं लगती, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी अच्छी हो जाती है। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अलग अलग स्पीशीज को प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम बताएंगे कि किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे सर्वाइवल के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है। नाउ क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था दैट वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन, इसका आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है, तो आप बताओगे कि कभी कभी जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाता है ना? जब तीव्र गति से औद्योगिकरण होता है तो पर्यावरण शरण का वो कारण बनता है। शरण का मतलब क्या होता है? उसके विनाश का वो कारण बन जाता है। जनसंख्या का जो दबाव है वो पर्यावरण के विनाश का कारण बनता है, क्योंकि ज्यादा जो जनसंख्या होती है उसकी वजह से जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर दबाव पड़ता है। टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस द एनवायरमेंटल हार्म बट कैन नॉट फुली रिप्लेस द नेचुरल इकोसिस्टम। तो हम कितना भी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं, ठीक है, उससे क्या होगा कि एनवायरमेंट का जो हार्म है हम उसे तो कम कर सकते हैं पर पूरा उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब सब कुछ हम ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि क्रियान्वयन की कमी है, जो भी हमारे देश में एनवायरमेंटल के लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी जो प्रभावशीलता है यानी कि उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होती है? कम हो जाती है। फाइनली हम यहाँ पे एक कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे
कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडीड इट इज वेरी क्रूशल फॉर आवर सर्वाइवल, बट इट मस्ट बी बैलेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास होता है उसके आदर्शों को साथ लेकर चलना है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने एग्जाम के अंदर जनरल नॉलेज से सॉल्व कर सकते हो। आपके एग्जाम में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा जो काफी ज्यादा आसान होगा। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल आंसर प्रोवाइड किया है। इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर क्रिएट करोगे। ठीक है, अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर्स को परचेज किया होगा तो आपको पता होगा कि गेस्ट पेपर्स के अंदर काफी मतलब एक लॉन्ग और डिटेल्ड आंसर्स हमने प्रोवाइड किए हैं। डिटेल्ड आंसर देने के पीछे का रीजन ये होता है कि आप अगर 100% पढ़ रहे हो तब जाके कहीं आपको उसमें से 80% आपको एग्जाम में याद आएगा। इसी वजह से थोड़े से लॉन्ग आंसर्स हम अपने गेस्ट पेपर्स में प्रोवाइड करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैं वीडियोस में करवाती हूँ वो सभी इन डिटेल फॉर्म में आपको गेस्ट पेपर्स में मिल जाते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, किसी भी देश की जो विदेश नीति है, ठीक है, उस देश की विदेश नीति क्या होगी वो कई चीजों पे निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं भारत की, तो आप देखते हो कि एक ऐसा टाइम था जब हम अंडर कॉलोनियल शासन के अंतर्गत आते थे। तो आज के समय में हमारी विदेश नीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होती है, हमारी संप्रभुता होती है। ठीक है, हमारी जो आजादी है, इंडिपेंडेंस है, वो होती है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का राज ना हो। सिमिलरली किसी और देश के लिए उसकी विदेश नीति के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कुछ और हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स भी हैं एंड देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि उसकी दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो भारत की विदेशी नीति आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से निर्धारित होती है जो अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को दिशा देता है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले डिटर्मिनेंट आपको क्या दिखेगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो आप देखते हो कि इंडिया की जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। साउथ एशिया के अंदर इंडिया की कोस्ट लाइन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। तो दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक स्थिति और लंबी तट रेखा इसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। इट शेयर्स बॉर्डर्स विद सेवरल कंट्रीज, जिसकी वजह से इंडिया के साथ रीजनल स्टेबिलिटी इंडिया को बना के रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, कुछ ऐतिहासिक कारक होते हैं। तो इंडिया का जो पास्ट है, फ्रीडम जो स्ट्रगल है, उसकी वजह से इंडिया ने अपनी विदेश नीति में कुछ नॉन अलाइनमेंट को हमेशा से फॉलो किया, और हमेशा से जो इंडिया की नीति रही वो एंटी कॉलोनियलिज्म की रही, यानी कि उपनिवेशवाद विरोधी नीति को इंडिया ने आकार दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरे जो इश्यूज हैं, आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए भी हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे कि ट्रेड को लेकर, अगर हमें कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहिए या मान लो ऑयल से रिलेटेड हो गया, जैसे मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह, तो उसके लिए हमें जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं और जो मिडल एशिया की कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने पड़ते हैं। और ग्लोबलाइजेशन भी एक टाइम पे आप देखोगे कि विदेश नीति को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। किस तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, एमएनसीज वगैरह, उनका किसी देश पे जो प्रशासन है, शासन है, उसके अंदर उनका रोल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब उनका रोल इंक्रीज होता है तो सरकार को भी उनके उनके हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनानी पड़ती है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंडिया का वर्ल्ड के साथ इंगेजमेंट अब काफी ज्यादा बढ़ गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म हो गया, इस सब का भी, ये सब भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है विदेश नीति को। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, चाइना के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, तो रिलेशन विद द नेबर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। फिर देश में किस प्रकार की लीडरशिप है, जो भी हमारे उस टाइम पे प्रधानमंत्री होंगे या जो भी हमारे नेता होंगे उनकी क्या वैल्यूज हैं।
ठीक है, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, या कैसा वो चाहते हैं, उसके हिसाब से प्रायोरिटीज होती हैं। तो हर एक जो अलग अलग सरकार होती है उनकी प्राथमिकताएं हमें अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी, और पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट में। तो कोल्ड वॉर, ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर अफेक्ट इंडियाज पॉलिसी चॉइसेस। तो समय समय पर वैश्विक राजनीति में क्या हो रहा है और पूरे ग्लोब में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, परिवर्तन ला सकती हैं, उन्हें निर्धारित कर सकती हैं। तो भारत अपनी विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के अनुसार ढालता रहता है। अब जैसे कि एक ऐसा टाइम था जब भारत ना तो यूएस ब्लॉक में शामिल हुआ और ना ही सोवियत यूनियन में शामिल हुआ, उस टाइम भारत ने नॉन अलाइनमेंट की नीति चलाई। तो डिपेंड करता है कि उस टाइम हो सकता है कोई और लीडर होते तो वो कोई और नीति चलाते, है ना। फाइनली हम एक कंक्लूजन दे देंगे छोटा सा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा डायनेमिक है और देयर आर वेरी फैक्टर्स जो उसको निर्धारित करते हैं। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसे हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद गाइज मैं आपका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी सेम सीरीज का। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइव क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे आपको बाकी के लिंक्स मिल जाएंगे। उन सभी लिंक्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके होने वाले हैं टोटल 8 एग्जाम। तो हमारा चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। उसके अलावा जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, आप उन्हें कैसे सर्च करोगे, आप सिंपल यूट्यूब पे लिख दो MPSC 001 और आगे हमारे चैनल का नाम डाल दो स्कॉलरली माइंड्स। ठीक है, फिर भी आपको जो मेरे पुराने रिवीजन क्लासेस हैं वो मिल जाएंगे, आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो, या फिर अगर आपको पूरी बुक की समरी देखनी है तो उस वो वाली जो वीडियो है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो बहुत सारा मटेरियल है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिर्फ आपके पास टाइम होना चाहिए देखने के लिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जब इंदिरा गांधी का टेन्योर चल रहा था उस टाइम पे हमारी क्या क्या मेन अचीवमेंट्स रही हैं। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 2 हिस्सों में विभाजित है, 1966 से 77 और 80 से 84 उन्होंने शासन किया। एंड इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट फेज इन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मार्क्ड बाय द असर्टिवनेस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड डिसीजिव लीडरशिप। तो क्योंकि वो एक महान उस समय प्रधानमंत्री थी और उन्होंने दृढ़ता के साथ, स्वायत्ता के साथ देश का नेतृत्व किया था। अब यहाँ पे हम उनकी कुछ मेन अचीवमेंट्स को जानेंगे, जैसे कि 1971 में उन्होंने जो वॉर हुआ और बांग्लादेश को क्रिएट किया गया, वहां पे इंडिया का एक रोल प्ले था। तो इंडिया ने एक डिसीजिव रोल वहां पे प्ले किया इन द 1971 इंडो पाक वॉर लीड टू द क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश। तो 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की निर्णायक भूमिका से बांग्लादेश का निर्माण होता है और इससे भारत की क्षेत्रीय प्रतिष्ठा और सैन्य विश्वसनीयता बढ़ती है। तो इंदिरा गांधी जी के टेन्योर के टाइम पे ही आप देखते हो कि विक्ट्री होती है इन द 1971 वॉर एंड बांग्लादेश को क्रिएट किया जाता है। शिमला समझौता होता है, तो इंडिया और पाकिस्तान ने एक जो उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स थे बायलैटरली उनको सॉल्व किया और साइन किया शिमला एग्रीमेंट पर, जिसकी वजह से आगे के लिए जो फॉरेन रिलेशंस थे, कूटनीति थी, वो मजबूत होती है। 1971 में पोखरण जो टेस्ट किया गया था वो भी स्माइलिंग बुद्धा नाम का, वो भी इन्हीं के टेन्योर के टाइम पे किया गया था, जिसकी वजह से उसके बाद जो है इंडिया ने वर्ल्ड को दिखा दिया कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर केपेबल स्टेट है और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो और ज्यादा मतलब स्वायत्त हो गई और ऑटोनॉमी इंडिया की बढ़ गई। उसके अलावा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को इन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया। हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इंडिया ने एक लीडिंग रोल प्ले किया था, मतलब उसमें बाकी की भी कंट्रीज शामिल थी बट इंडिया वहां पे उस समय लीडर था। तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारत ने अमेरिका और सोवियत गुटों से स्वतंत्र नीति का समर्थन भी किया था। और समय के साथ हम देखते हैं कि 1971 में जब इंडो सोवियत ट्रीटी की जाती है तो भारत ने सोवियत यूनियन के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाया, शांति सहयोग के साथ, पीस एंड फ्रेंडशिप के साथ टाइज को स्ट्रॉन्ग किया। इसने संकट के समय भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन, फिर एक टाइम आया जब सोवियत यूनियन ने भी वॉर के समय इंडिया की हेल्प की थी। इंडिया ने एक मोर कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच इंदिरा गांधी के टेन्योर में अपनाई थी। जो भी एक्सटर्नल प्रेशर्स थे उसका विरोध भी किया था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने। सो नाउ इन द फाइनल
निष्कर्ष आप बताओगे कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल ने भारत की रणनीतिक स्थिति, सैन्य आत्मविश्वास और वैश्विक पहचान को बहुत ही ज्यादा मजबूत किया था। इसी तरीके से वो आपसे किसी के भी शासनकाल के बारे में पूछ सकते हैं कि बताओ जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल के बारे में या अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो कवर करो। धीरे धीरे आपके सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी यूट्यूब से हो जाएगी।